नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अक्सर इलेक्शंस के समय आपने एमसीसी माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सुना होगा। तो आज हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्रिटिसिज्म है, उन सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एमसीसी माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी कंसेंसस है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज खुद इस चीज़ के लिए एग्री हुई हैं कि इलेक्शंस के समय उनका जो कंडक्ट है और उनका जो काम है वो चेक होना चाहिए और वो एक कोड के अंदर होना चाहिए, विद इन एक कोड होना चाहिए। तो ये जो कोड है जिसके विद इन उनका कंडक्ट और उनका वर्क होगा, उसको हम एमसीसी माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत जो मैंडेट है, वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये जस्टिफाई होता है। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसकी बात हमारे संविधान में नहीं कही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर्स हैं आर्टिकल 324 के तहत, वहाँ पे कहीं ना कहीं एमसीसी जस्टिफाई होता है। ये पावर देता है सुपरवाइज करने का और फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने का पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के। किसको? इलेक्शन कमीशन को। क्या? आर्टिकल 324। अब यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी इन पावर है उसे पार्टी इन पावर माने गवर्नमेंट का पार्ट होने का कोई फ़ायदा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए काफ़ी अच्छा और सिग्निफिकेंट सिद्ध होता है। एमसीसी ऑपरेशनल होता है उस डेट से जहाँ पे इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस किया जाता है, टिल रिज़ल्ट अनाउंसमेंट। यानी जैसे ही इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उस समय से लेके तो एंड में जब उन इलेक्शंस का रिज़ल्ट आ जाएगा, उस रिज़ल्ट तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑपरेशनल होता है। इलेक्शन शेड्यूल से शुरू होते हुए इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वहाँ तक एमसीसी ऑपरेशनल रहता है। गवर्नमेंट इस समय कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट अनाउंस नहीं कर सकती, यानी जो पार्टी इन पावर है, जो गवर्नमेंट है, वो कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय अनाउंस नहीं कर सकती। इसके साथ साथ रोड्स या जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, उनको बनाने का भी कोई भी प्रॉमिस इस समय नहीं किया जा सकता है। फिर कोई भी एड होक अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा या पब्लिक अंडरटेकिंग के द्वारा उस समय नहीं लिया जा सकता जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में है। यानी जब इलेक्शन के अनाउंसमेंट होगी उसके बाद रिज़ल्ट तक इन तीनों में कुछ नहीं हो सकता। ना तो गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल ग्रांट अनाउंस कर सकती है, ना रोड या अदर फैसिलिटीज़ की कंस्ट्रक्शन को प्रॉमिस कर सकती है, या फिर ना ही कोई एड होक अपॉइंटमेंट हो सकती है, ना तो गवर्नमेंट में ना पब्लिक अंडरटेकिंग में। एमसीसी जो है उसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, मैंने पहले भी कहा। ना तो ये संविधान में है और ना ही इस चीज़ को किसी बिल या किसी एक्ट के माध्यम से लाया गया है। ये इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, ये जो इलेक्शन कमीशन के काम हैं उसमें स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के लिए लाया गया है। इसकी कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है और ना ही ये संविधान में है। अब एमसीसी माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो कि जब इन्फोर्स किए जाते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी जो स्टैट्यूट्स हैं उनके प्रोविज़न्स के साथ वो कोरेस्पॉन्ड करता है। जैसे कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951। इनके कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं उनके साथ कोरेस्पॉन्ड करता है एमसीसी माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, केरला पहली स्टेट है जिसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इलेक्शंस के लिए अडॉप्ट किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ वो पहली कौन सी स्टेट है जिसने सबसे पहले इलेक्शंस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अडॉप्ट किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? केरला होगा। 1960 में 1960 में जब केरल में असेंबली इलेक्शंस हुए तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कुछ ड्राफ्ट कोड को प्रिपेयर किया था, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं इलेक्शनरिंग के, यानी जब इलेक्शन पूरा का पूरा वो कंडक्ट होगा, पूरी प्रोसेस होगी, उस समय के लिए कुछ कोड्स को ड्राफ्ट किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। सबसे पहले केरल में
1960 में। अब ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, जैसे स्पीचेज़ हैं, पॉलिटिकल रैलीज़ हैं या फिर प्रोसेशंस हैं। अब प्रोसेशंस क्या होती हैं, जैसे मान लो एक नेता रोड शो कर रहा है तो वो रोड शो क्या हुआ, प्रोसेशन हुआ। तो इस प्रकार की जो प्रोसेशंस हैं, पॉलिटिकल रैलीज़ हैं, स्पीचेज़ हैं, ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इलेक्शनिंग के, इनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कोड्स को प्रिपेयर किया गया, ड्राफ्ट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा केरल स्टेट में 1960 में। तो ये सबसे पहला कोड ऑफ कंडक्ट था जो हमें इलेक्शंस में देखने को मिला। तो इसको सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था, केरल ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद 1974 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्मली एमसीसी माने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिलीज़ किया। अभी यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज़ को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटअप किया गया था ताकि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको अच्छे से देखा जा सके। फिर 1979 में इलेक्शन कमीशन को पता चला कि जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही हैं। कैसे? बाय मोनोपोलाइजिंग पब्लिक स्पेसेस में पूरी अपनी मोनोपोली बना के, या फिर जो पब्लिक मनी है उसको एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ करके। इस प्रकार से जो रूलिंग पार्टी है वो मिसयूज़ कर रही है अपने पावर को। इसलिए फिर इलेक्शन कमीशन ने 1979 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिवाइज़ किया और जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। अब यहाँ पे जो रिवाइज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया उसके 7 पार्ट्स थे। उसमें जो पहला पार्ट था वो बात करता था जनरल गुड बिहेवियर फॉर कैंडिडेट एंड पार्टीज़, कैंडिडेट्स और पार्टीज़ का एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। पार्ट 3 और 4 बात करता था कि पब्लिक मीटिंग और प्रोसेशंस जो होंगे उनके लिए जो रूल्स होंगे वो पार्ट 3 एंड 4 में थे। फिर पार्ट 4 और 5 में बात किया गया गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर ऑन पोलिंग डे एंड एट पोलिंग बूथ्स। पोलिंग डे के दिन जो पोलिंग बूथ में कैसा बिहेवियर होगा उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो पार्ट 4 और पार्ट 5 में बताई गई। ये रिवाइज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था। अब 1979 के बाद कई बार ऐसा हुआ जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया गया। लास्ट टाइम इसको 2014 में रिवाइज़ किया गया था। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट की प्रोविजंस की बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो सबसे पहले आता है जनरल कंडक्ट, कि जनरल कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जो है वो ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग जो डिफरेंसेस हैं उनको और ज़्यादा एग्रेवेट करे, उनको बढ़ाए, और अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग रिलीजन्स या अलग अलग जो लिंग्विस्टिक माने की भाषाएं होती हैं इनके बीच में कोई भी टेंशन कॉज करे या क्रिएट करे, या और ज़्यादा अगर मान लो कि धर्मों की लड़ाई है, जातियों की लड़ाई है, तो उनमें और ज़्यादा डिफरेंसेस करे। तो अपनी बातों से या अपने कामों से उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, जो खाइयाँ हैं, उनको और ज़्यादा गहरा कर दे या कोई टेंशन को कॉज कर दे। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी किसी भी पार्टी या कैंडिडेट के द्वारा नहीं होनी चाहिए। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन 123 क्लोज 3। ये क्या करती है? ये डिसअलो करती है किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए, ताकि एनमिटी ना प्रमोट हो जाए या हेटर जो है वो प्रमोट ना हो जाए लोगों के बीच में। और ये जो हेट है, जो नफ़रत है जातियों के नाम पे या धर्म के नाम पे, इसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ ना किया जाए। तो ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भारतीय नागरिक होने के नाते तुम्हें भी ये बातें पता होनी चाहिए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो चुनावों में ऐसी कोई काम, ऐसी कोई बात ना करें जिसकी वजह से अलग अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या लिंग्विस्टिक जो अलग अलग हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस आएँ या जो टेंशन है वो इंक्रीज हो जाए। तो इलेक्शंस के समय जातिवादी की बातें करना, धर्म की बातें करना, ये हमारा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है, उसके बिल्कुल विपरीत है। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्ट क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और जो भी इवैल्यूएशन होनी है वो पॉलिसीज़ के आधार पर होनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस के आधार पर होनी चाहिए, इनिशिएटिव्स के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय कहीं पर भी पर्सनल अटैक्स नहीं किए जा सकते हैं। अगर पर्सनल अटैक्स होते हैं तो वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। फिर आता है मीटिंग्स और प्रोसेशंस, इनमें क्या की प्रोविजंस हैं। देखिए, पार्टी जो है उसको जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ है उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा वेन्यू के बारे में और टाइम के बारे में। अगर कोई भी मीटिंग इस प्रकार की हो रही है, जैसे कई बार बड़े बड़े नेता जाते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी जनता होती है, तो इस प्रकार की जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग के लिए कहाँ पे ये मीटिंग होगी, उसका वेन्यू और टाइम, किस समय ये मीटिंग होगी, उसके बारे में जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उन्हें इन्फॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो पुलिस है वो एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स समय रहते
कर सके और ऐसी कोई भी परिस्थिति वहाँ पे क्रिएट ना हो जिसमें कोई जान मान का नुकसान हो, या फिर जो नेता कोई मंत्री ऐसा कोई आया है पॉलिटिशियन बड़ा, उसको कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसी कोई भी समस्या वहाँ पे क्रिएट ना हो, एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हों। इसलिए ये ज़रूरी है कि लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ता है किसी भी पब्लिक मीटिंग के बारे में, उसके वेन्यू के बारे में और उसके टाइम के बारे में। अगर दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स प्रोसेशंस, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि रैलियां निकलती हैं या फिर कोई रोड शो होता है, इस प्रकार का कोई प्रोसेशन अगर प्लान कर रहा है दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट और वो सेम ही रूट में हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें एडवांस में एक दूसरे के साथ जो कॉन्टैक्ट है उसको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, ताकि जो प्रोसेशन है वो स्मूथली हो जाए और कोई भी क्लैश उनके बीच में ना हो। अब किसी भी प्रकार के जो एफिगीज होते हैं, है ना, कई बार जैसे पुतला फूंक दिया जाता है, तो किसी भी पुतले को कैरी करना या बर्न करना किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इसको भी अलो नहीं किया जाता है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होता है। तो जैसे ही एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उस समय ना तो किसी का पुतला अपने साथ लाया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है, और ना ही किसी के पुतले को बर्न किया जा सकता है, जलाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि पोलिंग डे जब होता है, जिस दिन वोट पड़ रहे हैं, उस दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब देखिए, जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे सिर्फ वोटर जाएगा। अब ऑब्वियसली वोटर को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसने वोट देना है। तो पोलिंग बूथ में या तो वोटर को एंट्री मिलती है या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके पास वैलिड पास है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको दिया है। तो ये ध्यान रखिए कि पहले तो वोटर तो जाएंगे, इसके साथ साथ वो व्यक्ति जाएगा जिसके पास वैलिड पास है और वो पास उसको इलेक्शन कमीशन ने दिया है। वही पोलिंग बूथ में एंटर, अंदर जो जहाँ पे वोट पड़ रहे होते हैं वहाँ पे एंटर कर सकता है। अब जितने भी ऑथोराइज्ड पार्टी वर्कर्स होते हैं पोलिंग बूथ्स में, उनको सूटेबल बैजेस या आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि भैया ये जो व्यक्ति है ये इस XYZ पॉलिटिकल पार्टी का है। तो जो भी पार्टी का वर्कर होगा पोलिंग बूथ में, उसको सूटेबल बैज या फिर आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। अब जो आइडेंटिटी स्लिप्स होती हैं वो भी वोटर्स को प्रोवाइड की जा सकती हैं, लेकिन जब भी ये वोटर को प्रोवाइड की जाएंगी तो वो प्लेन जो वाइट पेपर होता है उसी में दे सकते हैं, और वो जो पेपर होगा उसमें कोई भी सिंबल, कैंडिडेट का नाम या पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी वोटर को आइडेंटिटी स्लिप दे रहा है, देखो आइडेंटिटी स्लिप्स होती हैं तो हर एक वोटर की अपनी एक आइडेंटिटी स्लिप होगी। अब हो सकता है कि किसी वोटर को कोई और व्यक्ति आइडेंटिटी स्लिप दे, तो अगर कोई और व्यक्ति उसको आइडेंटिटी स्लिप दे रहा है तो वो जो आइडेंटिटी स्लिप है वो प्लेन वाइट पेपर में होनी चाहिए, और उस पेपर में किसी भी पार्टी का सिंबल या कैंडिडेट का नाम या पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी स्लिप होनी चाहिए उस वोटर की। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑब्जर्वर्स को भी अपॉइंट करता है, और अगर मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम को कोई कैंडिडेट रिपोर्ट करता है तो वो जो ऑब्जर्वर है उसको जाके वहाँ पे शिकायत की जा सकती है कि भैया जो इलेक्शन का कंडक्ट है वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो इलेक्शन के कंडक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अगर प्रॉब्लम रिपोर्ट होती है, तो उसको जो ऑब्जर्वर है उसको जाके जो कैंडिडेट है या उसके जो समर्थक हैं वो बता सकते हैं। अब यहाँ पे आती है कि जो पार्टी इन पावर है, क्योंकि देखो उसके पास तो काफ़ी पावर है, सरकार में बैठी है वो पार्टी, तो वो हो सकता है कि उसका मिसयूज़ करे अपनी पावर का। तो जो पार्टी इन पावर है उसको भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं या वहाँ पर भी कुछ की प्रोविजंस हैं। तो देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जब 1979 में रिवीजन्स हुई तो वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस को इनकॉर्पोरेट किया गया, जो कि जो पार्टी इन पावर है उसके कंडक्ट को रेगुलेट करती है। अब देखिए, जो मिनिस्टर्स हैं उनको ऑफिशियल विजिट्स के साथ अपना जो इलेक्शन वर्क है उन दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं किया जाना चाहिए, और वो इस प्रकार की चीज़ों के लिए, ऑफिशियल विजिट्स के लिए जो ऑफिशियल मशीनरी है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की। देखिए, एमसीसी की जो इन्फोर्समेंट है वो इनकंसिस्टेंट है और इनएडिक्वेट है। इसकी वजह से कई बार वायलेशंस हमें देखने को मिलती है, और क्योंकि एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति इनको वायलेट भी करता है तो वो अनपनिश जाता है। जैसे हमने बड़ी बड़ी बातें करी कि भैया किसी को जाति के नाम पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, धर्म के नाम पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन हमने इलेक्शंस के समय बहुत बार देखा है कि कोई जाति के नाम पे कोई अभद्र टिप्पणी कर देता है, धर्म के नाम पे अभद्र टिप्पणी कर देता है, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया जाता है।
और वो जो व्यक्ति है वो अनपनिश्ड रह जाता है। तो ये हमें बताता है कि जो हमारा मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है ये बहुत ही इनकंसिस्टेंट और बहुत ही इनएडुकेट है। आपने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी भैया, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली इन्फोर्स ही नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ही क्या है? समझ रहे हो ना? आपने सीधे बोल दिया कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, एक टॉपिक हो गया हमें पढ़ने के लिए, लेकिन उसको जब प्रैक्टिस किया जा रहा है तो अगर कोई व्यक्ति जाति के नाम पे कुछ बोल रहा है तो वो बच जा रहा है, धर्म के नाम पे कुछ बोल रहा है बच जा रहा है। तो जब इसके प्रोविजंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं करना है, एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, तो फिर इसको बनाने का मतलब ही क्या रह गया? समझ रहे हो ना? तो ये काफ़ी इनएडुकेट है, काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो लीगलाइजेशन है उसको अपोज करता है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ही अटपटी सी चीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो इसका समर्थन करना चाहिए, ये अपोज क्यों कर रहा है? तो ये अपोज इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर मान लो कि ये लीगलाइज हो जाता है तो फिर जुडिशल प्रोसेसेस कई बार होंगी, वो काफ़ी लेंथी हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पे जो इलेक्शन की कंप्लीशन है वो स्विफ्टली नहीं हो पाएगी, और अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ के विद इन जो हमारे यहाँ पे पूरा इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो जब इसकी लीगलाइजेशन होगी, अब यहाँ पे कोई भी अगर मान लो चीज़ निकल के आ रही है, कोई ऐसी वैसी बात निकल के आ रही है, तो सीधा वो जाएगी जुडिशरी के पास। अब जुडिशरी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये काफ़ी लेंथी जुडिशल प्रोसेस हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपोज करता है कि एमसीसी की जो लीगलाइजेशन है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन है वो स्विफ्टली कंप्लीट हो जाए अप्रॉक्सीमेट 55 डेज़ के विद इन। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो काफ़ी वेग हैं, मतलब कुछ चीज़ें लिख दी हुई हैं लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ओपन है, तो हर व्यक्ति अपने तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन करता रहता है। इसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। कोई इंसान अलग तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है, कोई अलग तरीके से कर रहा है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो कैंडिडेट हैं वो कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। तो कुछ प्रोविजंस बहुत ही वेग हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू ये करते हैं कि एमसीसी का जो स्कोप है उसको वाइडर रेंज ऑफ इश्यूज़ में एक्सपैंड करना चाहिए। मतलब ये क्या, एक दो चीज़ें तुमने इसमें इंक्लूड करी हैं कि जाति के नाम पे नहीं बोलना, धर्म के नाम पे नहीं बोलना। अब ये चीज़ें तो ठीक हैं कि जाति के नाम पे नहीं बोलना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें इलेक्टोरल फंडिंग को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, सोशल मीडिया का जो यूसेज है उसे भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हेट स्पीच को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ को, जो वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ हैं उन्हें कवर किया जाना चाहिए। तो वहाँ पे जो स्कोप है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, उस स्कोप को एक्सपैंड करने की भी ज़रूरत है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक और क्रिटिसिज्म ये है कि जब इलेक्शन का पीरियड आता है उसी समय इसको इफ़ेक्ट में लाया जाता है, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिशियन या पार्टी कोई मिसकंडक्ट कर रही है तो ये इस पीरियड के आउटसाइड हो जाएगा, और वहाँ पे आपको रूम मिल जाता है कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कि अगर आपने कोई बदतमीज़ी करनी है, कोई वाहियातपना करना है, कोई ऐसी वैसी बात बोलनी है, तो उसमें आप बोल सकते हो, आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तब भी मैंने आपको कहा कि उस समय भी कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने अगर ऐसी कोई वाहियात बात बोली है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ उसे कारण बताओ नोटिस दे दिया जाता है कि भैया बताओ आपने ऐसी हरकत क्यों करी। वो अपना जवाब दे देता है और फिर पता ही नहीं चलता कि उस केस का आगे हुआ क्या। उसके बाद मीडिया में वो चीज़ हमें कभी सुनाई नहीं देती है। तो ये भी एक इसका नेगेटिव है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी आर्ग्यू करते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है तो वो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। जैसे हमने पहले भी देखा कि गवर्नमेंट इस समय कोई भी रोड या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकती, किसी को एड हॉक कोई नौकरी नहीं दे सकती है, या और भी बहुत चीज़ें हैं, अनाउंसमेंट्स हैं जो नहीं कर सकती है। तो ये उनकी जो अनाउंसमेंट और उनकी एक्टिविटीज़ है उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसलिए इलेक्शन पीरियड के समय जो फंक्शनिंग है गवर्नेंस की, ये उसको हिंडर करता है। तो कई लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि देखो 5 साल में एक बार इलेक्शन जाते हैं। अब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 5 साल में कोई मेहनत नहीं करी और तुम ये कह रहे हो कि महीना या 45 दिन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें गवर्नेंस की फंक्शनिंग हिंडर हो रही है, तो ये मेरे समझ के हिसाब से
ये कोई भी एक मतलब तर्क नहीं है, ये थोड़ा कुतर्क सा लगता है। क्योंकि आपके पास 5 साल थे, आपने जितना काम करना था वो 5 साल में भी तुम कर सकते थे। अब ये 15 दिन के लिए, ये महीने के लिए या 45 दिनों के लिए तुम कह रहे हो कि गवर्नेंस जो है उसकी फंक्शनिंग को हिंडर कर रहा है। तो ये बहुत ही मेरे को मतलब कुतर्क लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो इस प्रकार की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रिफॉर्म्स की बातें होती आई हैं, ताकि जो इसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको एड्रेस किया जा सके और इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सके फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। तो ये था दोस्तों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसकी हमने हिस्ट्री देखी, सिग्निफिकेंस देखी, इश्यूज़ देखे, क्रिटिसिज्म देखा, सारी चीज़ों को विस्तार से हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्नोलॉजी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टेक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।